हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज हम सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कोलराउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। कोलराउस के नियम वाला टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हर साल इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक बिना स्किप किए देखें। तो हम ले रहे हैं आज का अपना टॉपिक कोलराउस का नियम। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, इस टॉपिक से हर साल बोर्ड एग्जाम से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप इसको छोड़ते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा रिस्क रहेगा, क्योंकि प्रश्न इससे जरूर पूछा जाएगा। देखो, पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि यदि हम परबल वैद्युत अपघट्य की बात करें तो परबल वैद्युत अपघट्य की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता या सीमांत मोलर चालकता हम लैम्डा एम और रूट सी के मध्य ग्राफ के बहिर्वेशन से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए ऐसा संभव नहीं है। कोलराउस के नियम द्वारा हम दुर्बल और प्रबल दोनों प्रकार के वैद्युत अपघट्यों की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले सवाल आता है कि कोलराउस का नियम क्या है। कोलराउस के नियम के अनुसार किसी भी वैद्युत अपघट्य की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता, जिसको हम सीमांत मोलर चालकता भी कहते हैं, उसके धनायन व ऋणायन की मोलर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो ये लिख लेते हैं। ये नियम क्या कहता है? किसी वैद्युत अपघट्य की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता, अब अनंत तन्यता पर मोलर चालकता को सीमांत मोलर चालकता भी बोलते हैं। मोलर चालकता उसके धनायन व ऋणायन की मोलर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। अब यहां पर एक वर्ड आ रहा है मोलर आयनिक चालकता। कुल मोलर चालकता में आयन का योगदान उसकी मोलर आयनिक चालकता कहलाती है। यानी जो टोटल मोलर चालकता है उसमें धनायन या ऋणायन का जो योगदान होता है वही उसकी मोलर आयनिक चालकता कहलाती है। तो कुल मोलर चालकता में आयन का योगदान उसकी मोलर आयनिक चालकता कहलाती है। उसकी मोलर आयनिक चालकता कहलाती है। इसको हम एक एग्जाम्पल से कंसिडर करते हैं। सबसे पहले हम एक सिंपल से ऋणायन या धनायन की बात कर रहे हैं। मान लो हमें अनंत तन्यता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी है। इसकी ये नोड है अनंत तन्यता पर मोलर चालकता, ये बराबर होगी धनायन की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता प्लस उसके ऋणायन की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता के योग के बराबर। तो आप किसी भी वैद्युत अपघट्य की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता ज्ञात करना चाहें तो उसके लिए उसके धनायन की मोलर आयनिक चालकता और उसके ऋणायन की मोलर आयनिक चालकताओं का आप योग निकालें। धनायन और ऋणायन की कुल मोलर आयनिक चालकता ही उस
वैद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मौलिक चालकता के योग के बराबर होती है। जैसे सपोज करो हम निकालना चाह रहे हैं NaCl की अनंत अनुता पर मौलिक चालकता, तो ये किसके बराबर होगी? सोडियम आयन की अनंत अनुता पर मौलिक चालकता प्लस क्लोराइड आयन की अनंत अनुता पर मौलिक चालकता। ऐसे यदि आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अनंत अनुता पर मौलिक चालकता ज्ञात करना चाहें तो ये बराबर होगी इसके H+ की अनंत अनुता पर मौलिक चालकता प्लस इसके क्लोराइड आयन की अनंत अनुता पर मौलिक चालकता। ऐसे मान लो आप मैग्नीशियम क्लोराइड की अनंत अनुता पर मौलिक चालकता ज्ञात करना चाहें तो ये बराबर हो जाएगी मैग्नीशियम आयन की अनंत अनुता पर मौलिक चालकता प्लस क्लोराइड आयन की अनंत अनुता पर मौलिक चालकता। क्योंकि यहाँ क्लोराइड 2 है तो 2 से गुणा कर लेंगे। ऐसे यदि आप एल्यूमिनियम क्लोराइड की अनंत अनुता पर मौलिक चालकता ज्ञात करना चाहें तो ये बराबर हो जाएगी एल्यूमिनियम आयन की अनंत अनुता पर मौलिक चालकता प्लस क्लोराइड आयन की अनंत अनुता पर मौलिक चालकता। क्लोराइड 3 है तो 3 से गुणा कर लेंगे। सीधे से नंबरिकल क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2 से 3 बार पूछे गए हैं। एक बार MgCl2 को पूछा गया है, इसमें मैग्नीशियम की सीमांत मौलिक चालकता या अनंत अनुता पर मौलिक चालकता दे दी जाती है, क्लोराइड की दे दी जाती है, आपको MgCl2 भी निकालनी होती है। तो उस कंडीशन में हम मैग्नीशियम की अनंत अनुता पर मौलिक चालकता और क्लोराइड की अनंत अनुता पर मौलिक चालकता को 2 से गुणा करके जोड़ देते हैं। ऐसे मान लो एक बार Na2SO4 का या सोडियम सल्फेट की अनंत अनुता पर मौलिक चालकता ज्ञात करना चाहें तो सोडियम की अनंत अनुता पर मौलिक चालकता को 2 से गुणा कर लेंगे क्योंकि सोडियम 2 है प्लस सल्फेट की सीमांत मौलिक चालकता को जोड़ देंगे। तो इस प्रकार जिस भी वैद्युत अपघट्य की चाहे वो पर्पल हो चाहे ध्रुवल, जैसे मान लो अगर ध्रुवल की बात करें जैसे एसिटिक अम्ल, अगर आप एसिटिक अम्ल की अनंत अनुता पर मौलिक चालकता ज्ञात करना चाहें तो ये बराबर हो जाएगी एसीटेट आयन की अनंत अनुता पर मौलिक चालकता प्लस हाइड्रोजन आयन की अनंत अनुता पर मौलिक चालकता। तो वैद्युत अपघट्य चाहे कोई भी हो, चाहे दुर्बल हो चाहे प्रबल हो, उसकी अनंत अनुता पर मौलिक चालकता आप कोलरब्स के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। उसके धनायन और ऋणायन की मोलर आयनिक चालकताओं को जोड़ दो, आपको उस वैद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मौलिक चालकता प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ से नंबर क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है, आपको वैल्यू पुट अप करनी होती है। जैसे सोडियम और सल्फेट की अनंत अनुता पर मौलिक चालकता आपको दे दी जाती है, सोडियम सल्फेट की पूछी जाती है, तो आपको क्या करना है, सोडियम की अनंत अनुता पर मौलिक चालकता को 2 से गुणा करना है और इसमें जोड़ दो सल्फेट की अनंत अनुता पर मौलिक चालकता। क्या प्राप्त हो जाएगी? सोडियम सल्फेट की अनंत अनुता पर मौलिक चालकता। मैं फिर बता रहा हूं, अनंत अनुता पर मौलिक चालकता कहो या सीमांत मौलिक चालकता कहो, एक ही बात है। अब सवाल ये आता है कि अपना ये जो कोलरब्स का नियम है ये अपने क्या यूज आता है? अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में नंबर फर्स्ट है दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मौलिक चालकता ज्ञात करना। दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मौलिक चालकता ज्ञात करना। ये इसका पहला एप्लीकेशन होगी। एक बार बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन आया हुआ है, कोलरब्स का नियम लिखते हुए इसके कोई 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो देखो पहला एप्लीकेशन है दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मौलिक चालकता ज्ञात करना। इसके लिए हमें 3 प्रबल वैद्युत अपघट्यों की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे एसिटिक अम्ल की ज्ञात करना। एसिटिक अम्ल की अनंत अनुता पर मौलिक चालकता ज्ञात करना। इसके लिए हमें 3 प्रबल वैद्युत अपघट्यों की आवश्यकता होगी। 3 प्रबल वैद्युत अपघट्यों की आवश्यकता होगी। वैद्युत अपघट्यों के बारे में पहले बता चुका हूं, जिनको विलयन में घोलने पर आयनों में वियोजित हो जाते हैं। जो पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं वो प्रबल, जो आंशिक होते हैं वो दुर्बल। इसके लिए 3 वैद्युत अपघट्यों की आवश्यकता है, वो भी प्रबल, एक सोडियम एसिटेट, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक NaCl। ठीक है। अब देखो, जैसे मैं बात कर रहा हूं सोडियम एसिटेट की अनंत अनुता पर मौलिक चालकता, तो सोडियम एसिटेट की अनंत अनुता पर मौलिक चालकता ये बराबर होगी एसिटेट आयन की अनंत अनुता पर मौलिक चालकता
प्लस सोडियम की, इसको नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ऐसे ही अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की याद करना चाहें तो ये इक्वल हो जाएगी H प्लस की अनंत अनुपात पर मोलर चालकता प्लस Cl माइनस की अनंत अनुपात पर मोलर चालकता। इक्वेशन नंबर 2। अब यदि तीसरे की बात करें सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम क्लोराइड की अनंत अनुपात पर मोलर चालकता हो जाएगी सोडियम की अनंत अनुपात पर मोलर चालकता प्लस क्लोराइड की अनंत अनुपात पर मोलर चालकता। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 3। तो अब हम बात कर रहे हैं कि समीकरण, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 प्रबल विद्युत अपवर्तकों की अनंत अनुपात पर मोलर चालकता दे दी जाती है, एक दुर्बल विद्युत अपवर्तक पूछी जाती है। सिंपल सा है। तो आपको क्या करना है, इन तीनों में 2 को जोड़ना है, 1 को घटाना है। 2 को जोड़ेंगे, तीसरे में से घटाना है कि जो पूछी जाए वो प्राप्त हो जाए। अब जैसे एसिटिक अम्ल की पूछी गई है तो देखो इसमें एसिटेट आयन है, इसमें H प्लस आयन है, तो जो आयन है यानी सोडियम एसिटेट HCl की वैल्यू को जोड़ दो, NaCl को घटा दो। तो 1 और 2 को जोड़ेंगे, 3 को घटाएंगे। सोडियम एसिटेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जोड़ दो, सोडियम क्लोराइड की घटा दो। तो हम कहेंगे समीकरण 1 प्लस 2 माइनस 3 से समीकरण 1 में से 2 जोड़ देंगे, 3 घटा देंगे। समीकरण नंबर 1 देखो क्या है, 1 है अनंत अनुपात पर मोलर चालकता सोडियम एसिटेट की प्लस अनंत अनुपात पर मोलर चालकता HCl की माइनस अनंत अनुपात पर मोलर चालकता NaCl। बस इनके वैल्यू रख दो। तो अनंत अनुपात पर मोलर चालकता सोडियम एसिटेट की प्लस अनंत अनुपात पर मोलर चालकता सोडियम की प्लस अनंत अनुपात पर मोलर चालकता H प्लस की प्लस अनंत अनुपात पर मोलर चालकता क्लोराइड। फिर ये माइनस कर लो, माइनस अनंत अनुपात पर मोलर चालकता Na प्लस की माइनस अनंत अनुपात पर मोलर चालकता क्लोराइड। तो याद देखो ये Na से Na कैंसिल आउट हो जाएगा, Cl से Cl कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर से क्या बचेगा, पीछे बचेगा ये अनंत अनुपात पर मोलर चालकता सोडियम एसिटेट की प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की माइनस सोडियम क्लोराइड। एक हो जाएगी एसिटेट की और एक बचा H प्लस। अनंत अनुपात पर मोलर चालकता एसिटेट की प्लस अनंत अनुपात पर मोलर चालकता H प्लस। ये हमारा समीकरण नंबर 204। अब यदि हम एसिटिक अम्ल की निकालना चाहें तो मैं लिख देता हूं अलग से। एसिटिक अम्ल की निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एसिटिक अम्ल के अनंत अनुपात पर मोलर चालकता याद करने के लिए हमें चाहिए एसिटेट आयन के अनंत अनुपात पर मोलर चालकता प्लस हाइड्रोजन आयन के अनंत अनुपात पर मोलर चालकता। ये हो गया मेरा समीकरण नंबर जैसे 5। तो समीकरण 4 और समीकरण 5 की अगर तुलना करें तो एसिटेट और H प्लस आयन की जो अनंत अनुपात पर मोलर चालकता उसका योग किसके बराबर होगा, एसिटिक अम्ल की। यदि अनंत अनुपात पर एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता एसिटेट और H प्लस के योग के बराबर होगी, यानी जो ये वैल्यू है समीकरण 4 और 5 की तुलना करें तो ये वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है। भाई 4 और 5 की तुलना करें तो या एसिटेट आयन की अनंत अनुपात पर मोलर चालकता H प्लस की, या फिर एसिटेट की H प्लस के अनंत अनुपात पर मोलर चालकता, यानी जो ये वैल्यू है ये किसके बराबर है, एसिटिक अम्ल की अनंत अनुपात पर मोलर चालकता के बराबर है। हम सीधा सा कहेंगे समीकरण 4 व 5 से तो पूरी की पूरी ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। हम कहेंगे एसिटिक अम्ल की अनंत अनुपात पर मोलर चालकता, ये पूरा बता दे हमें ये निकालना है एसिटिक अम्ल के अनंत अनुपात पर मोलर चालकता। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सोडियम एसिटेट के अनंत अनुपात पर मोलर चालकता, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अनंत अनुपात पर मोलर चालकता, उसमें से क्या निकाल दो NaCl के अनंत अनुपात पर मोलर चालकता। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये हो गए अपने सोडियम एसिटेट की अनंत अनुपात पर मोलर चालकता प्लस HCl के अनंत अनुपात पर मोलर चालकता माइनस NaCl की अनंत अनुपात पर मोलर चालकता इक्वल हो जाएगी एसिटिक अम्ल की अनंत अनुपात पर मोलर चालकता। यानी हमने समीकरण 4 और 5 को कंपेयर कर लिया है। ये जो पूरी की पूरी है एसिटिक अम्ल की, सोडियम एसिटेट की, HCl की और NaCl, ये किसके बराबर हो जाएगी, एसिटिक अम्ल की अनंत अनुपात पर मोलर चालकता के योग के बराबर। क्योंकि
एसिटेट आयन की अनंत अनंत पर मौलिक चालकता और H+ की अनंत अनंत पर मौलिक चालकता एसिटिक अम्ल के बराबर है, तो यहाँ हमने दोनों की जगह क्या लिख दिया, एसिटिक अम्ल। तो इस प्रकार यदि किसी भी दुर्बल वैद्युत अपघटन की अनंत अनुता पर मौलिक चालकता ज्ञात करना चाहें तो हमें 3 प्रबल वैद्युत अपघटन की आवश्यकता होती है। जिस दुर्बल वैद्युत अपघटन की अनंत अनुता पर मौलिक चालकता ज्ञात करनी हो उसके आयन जिन दो प्रबल वैद्युत अपघटन उनको जोड़ दो, तीसरे को हटा दो। अब इसमें हम ये दोनों को जोड़ेंगे, NaCl घटाएंगे तो Cl से Cl कैंसिल, Na से Na कैंसिल, बचेगा एसिटेट और एसिटिक अम्ल बचेगा। अब हम ले रहे हैं ओल्डर्स के नियम के सेकंड अनुप्रयोग में, वो है अल्प विलेय लवणों की विलेयता ज्ञात करना। अल्प विलेय लवणों की विलेयता ज्ञात करना। कुछ लवण ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कम घुलते हैं और उसमें आप जितना भी मर्जी मिलाई डालते जाओ वो घुलते जाएंगे, लेकिन कभी भी पूर्णतः घुलते नहीं है। ऐसा माना जाता है कि जब तनुता अनंत हो जाती है उस कंडीशन में इनके विलयन संतृप्त विलयन बन जाते हैं। संतृप्त का मतलब है कि विलायक की निश्चित मात्रा में जितना विलय घुल सके उतना घुल जाएगा, लेकिन अनंत अनुता पर माना जाता है। इसका मतलब ये है कि ये बहुत कम विलय होते हैं और अनंत अनुता पर इनकी जो सांद्रता है वो विलेयता के बराबर हो जाती है। तो इसको एक ही करके ले रहे हैं। लवण जैसे सिल्वर क्लोराइड की बात कर लें, सिल्वर ब्रोमाइड की बात कर लें, सिल्वर आयोडाइड की बात कर लें, बेरियम सल्फेट की बात कर लें, लेड सल्फेट की बात कर लें, अल्प विलय होते हैं। यानी आप अगर इसको विलायक में घोलेंगे तो बहुत कम घुलेंगे। जब तनुता अनंत हो जाएगी, जैसे हमने कहा था कि बिल्कुल वैद्युत अपघटन अनंत तनुता पर पूर्ण से वियोजित होते हैं, उसी प्रकार ये जो अल्प विलय लवण है बहुत कम घुलते हैं। जब तनुता अनंत हो जाएगी यानी जब विलायक का अनंत लीटर डाल देंगे तब ये संतृप्त विलयन बनाएंगे। अनंत तनुता पर इनके विलयन संतृप्त हो जाते हैं और उस कंडीशन में इनकी जो सांद्रता है वो विलेयता के बराबर हो जाती है। इसी को हम लिख रहे हैं अनंत अनुता पर अल्प विलय लवणों की सांद्रता विलेयता के बराबर हो जाए। यानी इनकी जो सांद्रता है वो इनकी सोलिबिलिटी एस के बराबर हो जाएगी जब अनंत अनुता की बात करें। सपोज करो माना कि लवण का जो जलीय विलयन है उसकी चालकता हम मान रहे हैं के एस पर सोलिबिलिटी और जल की मान रहे हैं के डब्ल्यू। तो भाई लवण का जलीय विलयन है उसकी चालकता के एस है, जल की के डब्ल्यू है, तो लवण की कितनी होगी? तो लवण के जलीय विलयन की जो चालकता है उसमें जल की चालकता घटा लो, बाकी क्या बचेगा? लवण की चालकता। तो लवण की चालकता हो जाएगी बराबर है जलीय विलयन में से जल की चालकता घटा लो, लवण की चालकता प्राप्त हो जाएगी। अब देखो हम बात करते हैं मौलिक चालकता के फॉर्मूले की। लैम्डा एम इक्वल टू होता है केपा इंटू 1000 अपॉन सी। अब सी एस के बराबर हो जाएगी, इसको हम ऐसे कर सकते हैं
लैम्डा एम इक्वल टू केपा इंटू 1000 अपॉन एस। कर सकते नहीं कर सकते? थोड़ा सा साइड से बोर्ड इरेज कर लेते हैं। अब एस सही है तो पक्षांतर कर लेंगे, तिरछा गुणा करके एस को ऊपर ले आएंगे और जो लैम्डा एम है उसको कहां भेज देंगे? नीचे। लेकिन लैम्डा एम जो है ये हम क्या लेंगे? अनंत अनुपात में मोलर चालक। देखो अब हमने एस अपन हो जाएगा केपा इंटू 1000 अपॉन लैम्डा एम अनंत अनुपात में लेते। अब ये चालकता, लवण की चालकता क्या है? तो लवण की चालकता है के एस माइनस के एच टू ओ, यानी लवण के जलीय विलयन की चालकता में से जल की चालकता घटा दो। ऊपर गुणा है 1000 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? लैम्डा एम नॉट अनंत अनुपात में मोलर चालकता। तो जो अल्प विलय लवण होते हैं जैसे सिल्वर क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, ये बहुत कम घुलते हैं और ऐसा माना जाता है कि जब घनत्व अनंत हो जाती है तो ये संतृप्त विलयन बना लेते हैं। और जब अनंत घनत्व की बात करेंगे तो उस कंडीशन में इनकी सांद्रता, इनकी विलेयता के बराबर हो जाएगी। फिर विलेयता के लिए हमने फॉर्मूला पुट किया, विलेयता होगी Ks minus KH2 into 1000 upon lambda m dot। ये अनंत अनुपात में बहुत अच्छा रहता है। अब हम फोल्डर्स के नियम का थर्ड जो एप्लीकेशन है वो ले रहे हैं, वो है दुर्बल वैद्युत अपघट्य की आयनन की मात्रा या आयनन स्थिरांक ज्ञात करना। दुर्बल वैद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा यानी अल्फा में आयनन स्थिरांक ज्ञात करना। देखो दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के आयनन की मात्रा मौलिक चालकता को प्रभावित करती है। यदि दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के आयनन की मात्रा बढ़ती है तो मौलिक चालकता भी बढ़ती है। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि इनके आयनन की मात्रा कैसे ज्ञात करेंगे। देखो सपोज करो लैम्डा एम क्या है? दुर्बल वैद्युत अपघट्य की सी सांद्रता पर मोलर चालकता। और जो लैम्डा एम नोड है ये क्या है? इसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत अनुपात पर मोलर चालकता। तो आयनन की मात्रा क्या हो जाएगी? एल का बराबर हो जाएगी लैम्डा एम बटा लैम्डा एम नोड, यानी सी सांद्रता पर मोलर चालकता और अनंत अनुपात पर मोलर चालकता का अनुपात। इसको आगे और पुटअप करना चाहें तो बराबर हो जाएगी लैम्डा, लैम्डा एम क्या होता है? लैम्डा एम होता है चालकता गुणा शोक बटा सी। और लैम्डा एम क्या होती है? ये होती है धनायन के अनंत अनुपात पर मोलर चालकता प्लस ऋणायन के अनंत अनुपात पर मोलर चालकता। यहां पर एल का क्या है? आयन की मात्रा। तो इस फॉर्मूले से आप आयन की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरा आयन स्थिरांक ज्ञात करना। सपोज करो कि वैद्युत अपघट्य की सांद्रता सी है, इसका हमने 1 मोल लिया है और सामने में इसका एल्फा भाग आयनित होता है। इसी को मैं यहां लिख रहा हूं, माना कि 1 मोल वैद्युत अपघट्य मिला हुआ है, साम्य में जो मैं लिया है इसका एल्फा भाग
आयनित होता है। जैसे हम बात कर रहे हैं दुर्बल व्यक्तियों के, जैसे एसिटिक अम्ल ले लेते हैं, जब ये वियोजित होता है तो एक तो बताता है अपने एसिटेट आयन बनाएगा, एक बनाएगा H+ आयन। शुरू की बात कर रहे हैं प्रारंभ में, जब हमने शुरू किया था तो हमने इसका 1 मोल लिया था, ये तो कुछ हुआ ही नहीं था क्योंकि अभी तो स्टार्ट किया, स्टार्ट में आयन बनेंगे नहीं। लेकिन जब समय की बात करेंगे, इस समय में इसके कितने मोल हो गए, तो हम कहेंगे हमने एक लिया, इसमें अल्फा भाग वियोजित हो गया, ये भी अल्फा बना, ये भी अल्फा बना, तो एक में से अल्फा टूट गया, बाकी क्या बचा, एक में से अल्फा घटा। भाई हमने एक लिया, उसमें एक इसका अल्फा भाग आयनिक हो गया, तो बचेगा क्या, एक में से घटा लो जो आयनिक हुआ। ये समय में मोल, अब समय में सांद्रता क्या होगी, समय सांद्रता को गुणा कर लेंगे, C से C1 माइनस अल्फा, ये हो गया C अल्फा, ये क्या हो गया C अल्फा। थोड़ा सा बोर्ड भी इरेज कर देता हूं। तो अब अगर हम यहां पर द्रव्य अनुपात क्रिया का नियम लगाएं, तो द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से, तो द्रव्य अनुपात क्रिया के नियम से जो हमने साम्य अवस्था स्थिरांक है कि ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा एसिटेट आयन की सांद्रता प्लस H+ की सांद्रता, यानी उत्पाद की सक्रिय सांद्रता बटा अभिकारक। अभिकारक क्या है, एसिटिक अम्ल। जब इनकी सांद्रता को वैल्यू पुट अप करेंगे तो ये C अल्फा है, तो C अल्फा गुणा C अल्फा, तो एसिटिक अम्ल की कितनी है, C1 माइनस है, तो C से C कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके जो K है ये बराबर हो जाएगा C बच गया अल्फा गुणा अल्फा C अल्फा स्क्वायर, नीचे बच गया 1 माइनस है। तो ये जो K है, जो साम्य अवस्था के लिए साम्य अवस्था स्थिरांक होता है, लेकिन यहाँ क्या है, आयनन स्थिरांक। तो इस प्रकार हम कोलराउस के नियम से दुर्बल वैद्युत उपघटक के आयनन की मात्रा अल्फा और आयनन स्थिरांक के ज्ञात कर सकते हैं। कोलराउस के नियम का जो चौथा और लास्ट एप्लीकेशन है वो है जल का आयनिक गुणनफल ज्ञात करना। जल का आयनिक गुणनफल यानी KW ज्ञात करना। देखो जल एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, इसका भी अल्प आयनन ही होता है। जल दुर्बल वैद्युत अपघट्य होने के कारण यह अल्प आयनिक होता है। तो जो वाटर है H2O, जब इसका आयनन होगा तो सर्वविदित है कि ये एक तो देगा H+ आयन, एक देगा OH- आयन। यहां पर द्रव्य अनुपात क्रिया का नियम लगाएंगे तो यहां पर जो आपका साम्य स्थिरांक लेके ये बराबर हो गया H+ आयन की सांद्रता गुणा OH- आयन की सांद्रता बटा H2O की सांद्रता। जब H2O को हम K के गुणा में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा K गुणा H2O की सांद्रता बराबर हो जाएगी H+ आयन की सांद्रता गुणा OH- आयन की सांद्रता। K गुणा H2O को ले लेंगे KW, ये बराबर हो जाएगा H+ आयनों की सांद्रता गुणा OH- आयनों की सांद्रता। यदि हमें जल का आयनिक गुणनफल KW ज्ञात करना है तो हमें H+ और OH- आयनों की सांद्रता ज्ञात करनी पड़ेगी। और सांद्रता का अभी हमने यहाँ जिक्र किया था कि जो सांद्रता है C, ये किसके बराबर होगी, K × 1000 अपॉन
अनंत अनंता पर मॉडल चलता है। यानी पर्सनली होता ये है लैम्डा एम नॉट इक्वल टू कैपा इनटू 1000 अपॉन सी, लेकिन सी ऊपर भेज दिया, लैम्डा एम नॉट नीचे आ गया। अब जल का जो कैपा होता है ये होता है 5.54 इंटू 10⁻⁸ ओम इनवर्स सेमी इनवर्स, ये जल के लिए होता है। सेकंड है जो H प्लस आयनों की अनंत अनुता में मौलिक चालकता होती है, ये होती है 349.8 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और OH माइनस आयनों की अनंत अनुता पर जो मौलिक चालकता होती है 198.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो हमें H प्लस और OH माइनस आयनों की अनंत अनुता पर मौलिक चालकता पता है, तो हम जल की अनंत अनुता पर मौलिक चालकता यानी लैम्डा एम नॉट ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 5 13, 9 8 17 1 18, 9 4 13 1 14, 3 1 4 1 5, ये होगी 548.3 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यानी हमें सब कुछ प्राप्त हो गया है। तो C बराबर हो गया, केपा है 5.5 या 10 की घात -8 इंटू 1000 अपॉन लैम्डा एम नॉट जल की है 548.3। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा लगभग 1.0 इंटू 10⁻⁷। यानी ये सांद्रता किसकी है, H प्लस आयनों की, ये सांद्रता किसकी है, OH माइनस आयनों की। दोनों की सांद्रता की वैल्यू कितनी आ गई, 1.0 इंटू 10⁻⁷। तो हमें चाहिए Kw जल का आयनिक गुणनफल। तो H प्लस आयनों की सांद्रता और OH माइनस आयनों की सांद्रता की वैल्यू पुट अप कर दो। H प्लस आयनों की सांद्रता 1.0 10⁻⁷ इंटू OH माइनस की कितनी है, तो बेस सेम है तो घातें जुड़ जाएगी, ये हो जाएगा 1.0 इंटू 10⁻⁷। ये हो गया अपना जल का आयनिक गुणनफल। यहाँ पर Kw क्या है, जल का आयनिक गुणनफल। तो अपने यहाँ पर कोलम्स का नियम और इसके अनुप्रयोग वाला टॉपिक समाप्त होता है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल मैं आपको अलग से करवाऊंगा। इस टॉपिक में हमने पढ़ा कि किसी वैद्युत गठिया की अनंत अनुता पर मोलर चालकता उसके घनायन और ऋणायन की मोलर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। इसकी सहायता से हम दुर्बल वैद्युत गठिया के योग है, इसकी सहायता से हम दुर्बल वैद्युत गठिया की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। सेकंड, दुर्बल वैद्युत गठिया के आयनन की मात्रा आयनन स्थिरांक ज्ञात कर सकते हैं। थर्ड, अल्प विलेय लवणों की विलेयता ज्ञात कर सकते हैं। फोर्थ, जल का आयनिक गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया, आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अभी तक आपने यदि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियोस अपलोड होते ही आपको मिल जाए। मैं सुशील कुमार जांगीड़ आपको फिर मिलूंगा ऐसे ही और इम्पोर्टेंट वीडियोस के साथ। धन्यवाद।